विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। खबरों की शुरुआत उस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यह है कि यूपी में हारे विधायकों और मंत्रियों को झटका लग सकता है। जी हां, हारे विधायकों मंत्रियों को एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी भाजपा। लखनऊ में आज शाम यूपी भाजपा कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। लखनऊ की बैठक में एमएलसी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। एमएलसी उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जाएगी। केशव प्रसाद मौर्य को हालांकि फिर से मौका मिल सकता है, सूत्र ये बता रहे हैं, क्योंकि वो पहले से एमएलसी हैं। दरअसल 36 सीटों पर विधान परिषद चुनाव के लिए 15 मार्च से नामांकन होना है और अब उम्मीदवारों को लेकर चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है। ये देखिए किन मंत्रियों को झटका लग सकता है। सुरेश राणा थाना भवन सीट से हारे, गन्ना मंत्री थे, उन्हें झटका लग सकता है। उपेंद्र तिवारी फेफना सीट से हारे। सतीश द्विवेदी बेसिक शिक्षा मंत्री थे, इटवा सीट से हारे। आनंद स्वरूप शुक्ल बलिया नगर से हारे। तो इन तमाम मंत्रियों को झटका लग सकता है। इसके अलावा छत्रपाल गंगवार बहेरी सीट से हारे। मोती सिंह पट्टी सीट से हारे। चंद्रिका उपाध्याय चित्रकूट सीट से हारे। संगीता बलवंत गाजीपुर सीट पर हारी और उन्हें झटका लग सकता है। इसके अलावा लखन सिंह राजपूत जो कि दिव्यापुर विधानसभा सीट से हारे। रणवेंद्र सिंह धुन्नी हुसैनगंज सीट से हारे। इन तमाम मंत्रियों को झटका लग सकता है, यानी इन्हें एमएलसी उम्मीदवार नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अविनाश मेरे सहयोगी दिल्ली से बन गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे साथ। क्या जानकारी आपको मिल रही है अविनाश इन तमाम नामों को लेकर, क्योंकि वो नाम हैं जिन पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन ये जीत दर्ज नहीं कर पाए, अपनी सीट नहीं निकाल पाए और अब इसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश सरकार के 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं, लिहाजा उन मंत्रियों को एमएलसी के जरिए एंट्री नहीं मिलेगी। यानी कि अब ये 11 मंत्री जो चुनाव हारे हैं, इनको न तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, ना ही एमएलसी का इनको जो पद है वो दिया जाएगा। जाहिर तौर से बात है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा कद है और वो पहले से ही एमएलसी हैं, तो उनको एक बार फिर से एमएलसी बनाया जा सकता है और वापस से मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। हालांकि जो फाइनल चर्चा है वो जब मुख्यमंत्री दिल्ली से पहुंचेंगे देर शाम लखनऊ तब होगी। कल इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव के साथ मुख्यमंत्री की चर्चा हुई है, विस्तृत चर्चा हुई है। और कल से चूंकि अगर बात करें तो 15 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा है एमएलसी के लिए, तो उसी के तहत आज लखनऊ में बैठक बुलाई गई है और उसी बैठक में अगर बात करें तो अब जो दिल्ली से फैसले हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा और ये निर्णय लिया जाएगा कि जो मंत्री चुनाव हारे हैं उनको एमएलसी नहीं बनाया जाएगा। बिल्कुल अविनाश, यानी ये समझा जाए कि केशव प्रसाद मौर्य चूंकि वो पहले से ही विधान परिषद के सदस्य हैं, उनके अलावा किसी भी ऐसे सदस्य, ऐसे चेहरे को मौका नहीं दिया जाएगा जो विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य का भी टेन्योर खत्म होने वाला है, तो इसलिए उनके नाम पर विचार किया जाएगा। क्योंकि वो पार्टी के सीनियर नेता है, कद्दावर नेता है, तो उनके नाम पर जरूर विचार किया जाएगा। लेकिन बाकी लोग जो और चुनाव हारे हैं उनके नाम पर कतई विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि चुनाव केशव प्रसाद मौर्य भी सियासी विधानसभा सीट से हारे हैं, लेकिन उनका जिस तरीके से स्टेचर रहा, जिस तरीके से सरकार संगठन में उनका योगदान रहा है, लिहाजा उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए उनको फिर से एमएलसी पद दिया जा सकता है। लेकिन अभी इस पर अंतिम चर्चा होनी बाकी है, क्योंकि लखनऊ में आज देर शाम बैठक होगी जिसमें संगठन से जुड़े तमाम सारे लोग मौजूद रहेंगे। अपने दिल्ली दौरे में जब मुख्यमंत्री ने इन तमाम सारे विषयों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन के महासचिव से चर्चा की, तो निर्णय लिया गया है कि जो लोग चुनाव हारे हैं उनको वापस से एमएलसी पद के जरिए दे करके मंत्रिमंडल में या फिर एमएलसी दे करके उनको अब नहीं बनाया जाएगा, न तो एमएलसी न तो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अविनाश, क्या उन लोगों को रिवॉर्ड मिल सकता है, उन लोगों को इनाम मिल सकता है जो संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आए थे और कड़ी मेहनत की उन्होंने विधानसभा चुनावों में जीत दर्ज करवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को? जी जाहिर तौर से बात है, जब कैबिनेट की शपथ होगी, मंत्रिमंडल की शपथ होगी, तब उसमें भी आप देखेंगे कई सारे ऐसे नए चेहरे रहेंगे जिन्होंने संगठन के लिए, पार्टी के लिए काफी ज्यादा मेहनत की। और इसके साथ साथ जब एमएलसी के उम्मीदवारों की नामों की लिस्ट भी जारी होगी, उसमें कई सारे ऐसे संगठन के पदाधिकारियों को पद दिया जाएगा जो कि लगातार संगठन के लिए काम करते रहे, लगातार संगठन को मजबूत करने का काम किया और विधानसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा मेहनत की है, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिला है। तो ऐसे लोगों को जरूर पुरस्कृत किया जाएगा। ये पार्टी अलग ने फैसला ले लिया है और उसी फैसले की जो छाप है वो अब एमएलसी चुनाव में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए एमएलसी
के लिए चुनाव होने हैं, यानी विधान परिषद के लिए चुनाव होने हैं और इसके लिए नामों को तय भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक लखनऊ में होने वाली है, लेकिन ये साफ हो गया है, ये तय हो गया है कि जो हारे हुए मंत्री हैं उन्हें झटका लग सकता है, उन्हें विधान परिषद नहीं भेजेगी भारतीय जनता पार्टी। इसके इतर जिन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो कि संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भेजा जा सकता है, उन्हें रिवॉर्ड मिल सकता है, उन्हें मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। तो ये हैं वो हारे हुए मंत्री जिनको झटका लग सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लखन सिंह राजपूत, रणवीर सिंह गुन्नी, सुरेश राणा, उपेंद्र तिवारी, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी भी एक वो नाम है जिन्हें झटका लग सकता है। तो देखिए, हारे हुए मंत्रियों को झटका लग सकता है। नाम देख लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सुरेश राणा थाना भवन सीट से हार गए, उपेंद्र तिवारी फेफना सीट से हार गए, सतीश द्विवेदी इटवा सीट से हार गए, आनंद स्वरूप शुक्ला भी अपनी सीट को नहीं बचा पाए। और देखिए, सीएम योगी के दिल्ली दौरे का आज दूसरा दिन है और आज भी योगी आदित्यनाथ के मुलाकातों का सिलसिला जारी है। योगी आदित्यनाथ ने आज सबसे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। गडकरी से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए और राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके अलावा यूपी चुनाव प्रभारी रहे अनुराग ठाकुर से भी योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी से मुलाकात हुई, करीब 45 मिनट तक दोनों के बीच में बातचीत चली। राष्ट्रपति से भी मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की। आधे घंटे से ज्यादा देर तक उन दोनों के बीच में बातचीत हुई और अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि अनुराग ठाकुर उत्तर प्रदेश के चुनावों में काफी सक्रिय रहे थे और उनके जो बयान थे, उनके जो नारे थे, वो काफी चर्चाओं में रहे थे। उत्तर प्रदेश में जो कटाक्ष विपक्ष पर अनुराग ठाकुर ने किया था, वो कटाक्ष काफी पॉपुलर रहे थे। तो उनसे भी मुलाकात, अनुराग ठाकुर से भी मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने। तो देखिए, यूपी के चुनावों में हार के बाद सियासी पार्टियों में खलबली मची हुई है। यही वजह है कि आरएलडी ने अपने सभी फ्रंटल संगठन को भंग कर दिया है और ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। साथ ही 21 मार्च को पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों को लखनऊ में आरएलडी के प्रदेश कार्यालय पर बुलाया है, जहां पर नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक का आयोजन किया गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 21 मार्च को ही अपने सभी विधायकों को लखनऊ बुलाया है। अब इस बैठक में हार पर चिंतन होगा या फिर भविष्य की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, ये तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। लेकिन इससे पहले 12 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी चुनाव में मिली हार के बाद बड़ा एक्शन लेते हुए अपनी पार्टी के सभी प्रवक्ताओं पर टीवी डिबेट में आने से रोक लगा दी थी। यूपी की सियासत से जुड़ी ये 3 बड़ी खबरें इन 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये हैं मुख्य विपक्षी दल जिनमें अब खलबली साफ तौर पर देखी जा सकती है। और देखिए, रालोद की ओर से ट्वीट कर क्या लिखा गया, आइए आपको ये बता देते हैं, जल्दी से दिखा देते हैं कि आखिर क्या एक्शन आरएलडी की तरफ से लिया गया है और क्या ट्वीट किया गया है। ट्वीट ये है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी सिंह के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश के प्रदेश, क्षेत्रीय और जिला व सभी फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी के कहने पर यह किया गया है, ये ट्वीट किया गया है। इसके अलावा आगे लिखा गया है, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी की मौजूदगी में 21 मार्च 2022 को राष्ट्रीय लोकदल के सभी नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक दोपहर 12 बजे राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश कार्यालय लखनऊ पर आहूत की गई है। और वहीं देखिए, ईवीएम को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठा दिए हैं। ईवीएम पर सवाल उठाए और कहा है कि ईवीएम कैसे भाजपा को जीत मिली ईवीएम से, ये सोचने का विषय है। ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी। बैलेट पेपर पर सपा 304 सीटों पर आगे थी, ये कहा है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, जो कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से हार गए। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आखिरी मोमेंट पर वो समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा और अब ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम में बीजेपी को जोरदार जीत मिली है। चुनावों से ठीक पहले बीजेपी छोड़कर स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। सर, पार्टी आपने सपा ज्वाइन की, परिणाम जिस तरीके से आए हैं, ये हुआ था कि ओबीसी का सबसे बड़ा नेता उनके साथ गया है, बड़े पैमाने पर ओबीसी वोट जो है बीजेपी को ही फिर से मिला है। परिणामों को कैसे देखते हैं? देखिए,
जनमत जनता के सीधे वोट से देखा जाता है। जो बैलेट पेपर वोटिंग हुई है उसमें समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे है। ईवीएम में भाजपा कैसे जीत गई ये अपने आप में एक विचारणीय विषय है। इस पर मीडिया के भाई भी चिंतन करें, हम लोग भी चिंतन करते हैं, राजनीतिक पार्टियां भी चिंतन करेंगी कि बैलेट पेपर में 304 पर सपा आगे, मात्र 99 पर भाजपा, ईवीएम मशीन में भाजपा आगे, और जो सपा आगे थी वो हो गई पीछे। आप ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने तो इस पे कोई ऐसी बात नहीं कही। शुरुआत में जो ईवीएम के रखने की गड़बड़ियों को लेकर के, क्या आप ईवीएम को गड़बड़ मान रहे हैं? अब कहीं न कहीं कुछ खेल हुआ है, वो खेल क्या है इसी विषय में आपको ही पता करना, हमें भी पता करना। खेल के बाद अब चर्चा इस बात की है सर कि विधानसभा भेजने के लिए आपको करहल का रास्ता लिया जाएगा। मुख्य जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं अखिलेश जी, वो आजमगढ़ से सांसद बने रहेंगे, करहल में आप जाएंगे, ऐसी कोई चर्चा आपकी भी हुई क्या? इस बाबत में न कोई बात हुई है, न मुझे कोई जानकारी है, और इसलिए जो बात हवा में तैरती है उसका मैं उत्तर देना व्यवहारिक नहीं समझता। स्वामी प्रसाद मौर्य करहल को लेकर अपनी राय रख रहे हैं, जिस तरीके से चर्चा छिड़ी है कि करहल के माध्यम से विधानसभा पहुंचेंगे। तो देखिए, लखनऊ में शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच लखनऊ उत्तर से विधायक नीरज वोरा से बातचीत की हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा ने। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। नीरज जी, सुबह सुबह भाजपा कार्यालय नहीं, वो शिष्टाचार भेंट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आया था, सिर्फ शिष्टाचार भेंट के लिए, कि उनके धन्यवाद दो कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे फिर से लड़ने का अवसर दिया, उसी कारण लिए आया था। नीरज जी, आपकी जो सीट थी उस पर जब जिस दिन मतगणना हो रही थी, शुरुआत में आप पीछे चल रहे थे, सपा की जो प्रत्याशी थी काफ़ी युवा चेहरा आगे था, लेकिन बाद में आप जब जीत गए और बड़े मार्जिन से जीते तो ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं अब। देखिए, जब उन विपक्ष का उम्मीदवार जीतता है तो ईवीएम ठीक है, मैंने मध्य से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, पश्चिम से जीत गया तो ईवीएम ठीक है, उत्तर में हार गया तो ईवीएम खराब है, ईवीएम पे दोष हो गया। उत्तर विधानसभा की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जब बूथ नंबर 1 और ईवीएम जो पहले नंबर बूथ से गिनी जाती है तो लगभग 70 बूथ ऐसे हैं जहां पे अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं। वहां पर आज नहीं, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी जब लड़ते थे तो वहां पर ट्रेल करते थे, टंडन जी भी ट्रेल करते थे, और जब हमारा इस तरफ क्षेत्र गोमती इस पार का क्षेत्र आता था तो हम लोग बहुमत के साथ जीतते हैं। ये शुरुआती रुझान है, शुरू से ऐसा ही होता आया है और वही हुआ है, इसलिए हम ये नहीं मानते हैं। और इस बार अल्पसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। कांग्रेस जैसी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, 10,000 में दोनों पार्टियां सिमट के रह गई, तो अल्पसंख्यक का ध्रुवीकरण हुआ। और अल्पसंख्यकों ने इस बार वोटिंग पैटर्न डिफरेंट रखा। उन्होंने अब की बार घर से जब वो निकले तो महिलाओं ने नकाब नहीं पहने हुए थे, पुरुषों ने टोपी नहीं लगाई हुई थी, और वो लोग घर से सीधे पर्ची लेके बूथ की लाइन में लगे, वोट डाला, चले गए, क्योंकि उनको लगता था कि इस बार हमारी पहचान जग जाहिर नहीं होनी चाहिए, और अल्पसंख्यक एकजुट होकर उसने वोट डाला। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद है, लखनऊ की जनता को धन्यवाद है कि ऐसे ध्रुवीकरण को भी उन्होंने तीनों खाने चित्त कर दिया, और पूरी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। हमारे साथ में डॉक्टर नीरज वोरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार ध्रुवीकरण तो बहुत हुआ, लेकिन जनता ने उनका साथ दिया और आखिरकार वो इस चुनाव को जीत गए। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त द्विवेदी ने चुनाव नतीजों को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुदत्त जी। प्रांशु जी, ये बताइए, युवाओं की बड़ी भूमिका रही इस बार की भाजपा की जीत में। देखिए, अब जब चुनाव चल रहा था तो विभिन्न दल दावा कर रहे थे नौजवान उनके साथ है, लेकिन रिजल्ट ने बता दिया कि नौजवान पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा। और इसका कारण था, पुरानी सरकारों ने जहां नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने काम किया, पहले फर्जी डिग्री बांटी, नकल करवाई, और उसके बाद पैसा लेकर नौकरी देने काम किया, वो भी एक जाति विशेष को दिया। हमारी सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरी देने काम किया, और जो भी योग्य नौजवान है उसको नौकरी दी, और किसी से एक पैसा नहीं पड़ा। उसके अलावा तमाम सारी स्टार्टअप नीतियां, नए नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करना, ये हमारी सरकार ने किया। और जो विकास किया, नए नए एक्सप्रेसवे, नए नए एयरपोर्ट, ये सब चीज़ें जो आई, उससे युवाओं को ये विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो उनके लिए भविष्य में रोजगार के अच्छे अवसर उत्पन्न करा सकती है। तो पूरा नौजवान भाजपा के साथ आया और हमारी प्रचंड बहुमत की सरकार आई, ये आप देख ही रहे हैं। प्रांशु जी, आप एक तरह से ब्रिज की भूमिका में हैं युवाओं के और सरकार के बीच में कहें तो आगे इन 5 सालों के लिए क्या युवाओं के मुद्दे जिनको लेकर आप आगे बात ले जाएंगे? देखिए, ये पहली 5 साल की जो सरकार रही, इसने एक बुनियादी ढांचा खड़ा किया उत्तर प्रदेश के विकास के एक रास्ते का, एक बुनियादी ढांचा।
तो अब आने वाले समय में नए नए जो हम लोगों ने जो तैयारियां की थी उनका एक रिजल्ट के रूप में आने वाले 5 साल में एक बड़ा विकास का एक नया एजेंडा लिखा जाएगा, नई इबारत लिखी जाएगी और नौजवानों के लिए भी नए नए अवसर हम लोग जो है पूरा प्रयास करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अवसर उत्पन्न हो सकें और नौजवान भाजपा के साथ जुड़ा रहे। एमएलसी चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि बस 15 से नामांकन शुरू होने जा रहा है और बड़ी संख्या में सीटें, 36 सीटें हैं इस बार। नहीं, निश्चित तौर पर प्रचंड बहुमत की हमारी सरकार बनी है और एमएलसी की तो सारी की सारी सीटें भाजपा बड़े आराम से जीत जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन स्वीप होगा। पूरी तरह तैयार है? पूरी तरह तैयार है पार्टी। तो ये थे हमारे साथ में प्रांशु दत्त, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इस बार भाजपा ने चुनाव जीता है उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, उसी तरह से जो विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है वो भी पूरी तरह भाजपा क्लीन स्वीप करेगी। कैमरा से वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। और इसी बीच अहम खबर यह है कि यूपी में कांग्रेस के प्रदर्शन पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने बयान दिया है। उनके मुताबिक ऐसे नतीजों की कल्पना नहीं की थी, ऐसे परिणाम की उम्मीद कभी नहीं की थी, प्रमोद तिवारी का कहना है। बता दें आपको कि इस विधानसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, यानी सिर्फ 2 सीटें ही जीत दर्ज कर पाई है कांग्रेस। कभी कभी जीत का नशा चढ़ जाता है तो ऐसी बातें निकल आती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों में उसका प्रदर्शन अपेक्षा से बेहतर रहा। पर हार किससे सीखनी है, तो मैं चाहूंगा कि 2 उदाहरण दे देता हूं, नहीं उनसे सीख लें। क्यों हिमाचल में सरकार बदल गई थी, क्यों उनके स्वयं परिवार में पिताजी क्यों चुनाव हारे थे, या बहुत से राज्यों में जहां कांग्रेस लौट के आई, या उस लोकसभा को देख लें जहां 2 सीट पर सिर्फ भाजपा जीती थी, आदरणीय अटल जी भी हार गए थे। तो बेहतर ये होगा कि तल्खियां नहीं होनी चाहिए, हार और जीत को गरिमापूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए। खबर लखनऊ से बड़ी, जहां एमएलसी चुनाव को लेकर अखिलेश यादव का मंथन, एमएलसी पद के दावेदारों के साथ अखिलेश की बैठक। समाजवादी पार्टी मुख्यालय पर अखिलेश बैठक ले रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एमएलसी की सीटें जीतने के लिए मंथन हो रहा है। अभी तक विधानसभा पहुंचने की जो होड़ थी वो नजर आ रही थी, लेकिन चूंकि अब विधान परिषद के लिए चुनाव होने हैं तो इसलिए तमाम पार्टियों ने अपना मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अखिलेश यादव भी एक बैठक कर रहे हैं। विवेक, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, यहाँ पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही है और आज सभी उम्मीदवारों को जिन्होंने दावा किया था एमएलसी पद के लिए उनको बुलाया गया है। इसके अलावा जो पूर्व एमएलसी, जो पहले भी एमएलसी वर्तमान अभी पोजीशन सस्टेन कर रहे हैं, उनको भी बुलाया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो नए पद सृजित होने हैं, जो नए पद चुनाव होना है स्थानीय निकाय के लिए, एमएलसी पद के लिए, उन पर चर्चा की जाए, उन पर मंथन किया जाए। क्योंकि अब जब विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी हार चुकी है तो यही महत्वपूर्ण जगह होगी, जहां पर यही महत्वपूर्ण सदन होगा जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी मजबूती से अपनी बातों को रख सकती है, ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाकर अपना जो सदन का वर्चस्व होता है वो कायम रख सकती है। तो एमएलसी पद के चुनाव के लिए, क्योंकि पिछली बार जब 2017 में चुनाव हुए थे, बिल्कुल, देखिए विधान परिषद में ज्यादा से ज्यादा मौजूदगी हो समाजवादी पार्टी की, यही कोशिश रहेगी। विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब एक अच्छी खबर, आगरा में एक डॉक्टर ने नवजात की जिंदगी 7 मिनट में बचा ली। मामला इत्मादपुर का है, जहां खुशबू नाम की महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन नवजात को सांस न आने पर महिला डॉक्टर ने फौरन उसे मुंह से सांस दी और सांस न आने तक मुंह से ऑक्सीजन देने की कोशिश की और बच्चे को बचा लिया। तो देखिए, ये बेहद खूबसूरत और इमोशनल कर देने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि नवजात जैसे ही पैदा हुई उसे सांस लेने में दिक्कतें हुई, लेकिन डॉक्टर तुरंत यहाँ पर अपनी भूमिका को समझते हुए नवजात को तब तक अपने मुंह से ऑक्सीजन देती रही जब तक बच्ची सांस लेना शुरू नहीं करती, और आखिरकार 7 मिनट में बच्ची को बचा लिया गया। नवजात और उसकी मां बेहद खुश है।